हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर चल रहा है आपका क्लास 12 केमिस्ट्री में। और आज लेक्चर है उसका 6। ठीक है। लेक्चर 5 में हमने आपको पढ़ाया था अपक्रिया की कोटि यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं कोटि के आधार पर अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। कोटि के आधार पर अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो आपको हमने बताया था पिछली क्लास में कि अगर किसी अपक्रिया की कोटि शून्य होती है तो वो शून्य कोटि की अपक्रिया होती है, और यदि किसी अपक्रिया की कोटि 1 होती है तो वो प्रथम कोटि की अपक्रिया होती है, और यदि किसी अपक्रिया की कोटि 2 होती है तो वो द्वितीय कोटि की अपक्रिया होती है। ठीक है। तो क्लास 12 केमिस्ट्री में बच्चों शून्य कोटि की अपक्रिया और प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग व्यंजक का डेरिवेशन भी है। और ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए डेरिवेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। हर वर्ष किसी न किसी प्रश्न पत्र में, किसी न किसी सेट में, बोर्ड परीक्षा में इस पर या तो अंकित प्रश्न दिया जाता है या फिर इस डेरिवेशन को पूछा जाता है। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया क्या होती है, उसके बाद प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग व्यंजक क्या होता है। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे बच्चों, प्रथम कोटि की अपक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया क्या होती है? ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनका वेग अपकारकों की सांद्रता पर, एक अपकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनका वेग एक अपकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है क्या कहलाती हैं? प्रथम कोटि की अपक्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात जिस अपकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, अगर उस अपकारक की सांद्रता हम बदलते हैं तो अपक्रिया का वेग भी बदल जाता है बच्चों। ठीक है। या फिर हम इसको दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनका वेग किसी अपकारक की घात, अपकारक की सांद्रता पद की एक घात के समानुपाती होता है। ठीक है ना। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनका वेग अपकारक के सांद्रता पद के एक घात के समानुपाती होता है क्या कहलाती हैं? प्रथम कोटि की अपक्रियाएं कहलाती हैं। तो डेफिनेशंस बहुत सिंपल है बच्चों। ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस को लिखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स को लिखेंगे। वे रासायनिक अपक्रियाएं वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनका वेग एक अपकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है प्रथम कोटि की अपक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनका वेग एक अपकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है
प्रथम कोटि की अपक्रियाएं कहलाती हैं। या फिर हमने अभी आपको दूसरी डेफिनेशन बताई थी कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनका वेग अपकारक के शानदार पद के एक घात के समानुपाती होता है क्या कहलाती हैं? प्रथम कोटि की अपक्रियाएं कहलाती हैं बच्चों। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर कोई ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बना रहा है और यहां से हम इसका वेग निकालते हैं तो के और ये रिएक्टेंट की घात 1, ठीक है ना, तब ये रिएक्शंस कैसी होगी? प्रथम कोटि की अपक्रिया होगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनका वेग एक अपकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है प्रथम कोटि की अपक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब इनका एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे NH4 NO2 NH4 NO2 ये किसमें टूटता है? N2 प्लस 2 टाइम्स H2O में, 2 टाइम्स H2O में। यहां जो है इसका वेग निकाल देते हैं, यहां पर R बराबर K और NH4 NO2 की घात कितना होता है बच्चों? 1। ठीक है ना, तो ये कैसी अपक्रिया है? प्रथम कोटि की अपक्रिया है। और ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल H2O2। H2O2 का अपघटन होता है बच्चों H2O प्लस हाफ O2 में, हाफ O2 में। यदि इस अपक्रिया का वेग हम निकालेंगे R बराबर तो कितना आएगा? K और H2O2 की घात 1, यानी कि ये भी प्रथम कोटि की अपक्रिया है आपकी। और ऐसे ही अगला एग्जाम्पल CH3 COO C2H5 प्लस H2O। अगर हम इसका जल अपघटन करें एथिल एसीटेट का, ये क्या है? एथिल एसीटेट। अगर इसका जल अपघटन करते हैं तो बनता है बच्चों CH3 COOH प्लस C2H5OH, C2H5OH। ये एसिटिक एसिड है और ये एथिल अल्कोहल है। यदि इस अपक्रिया का हम वेग निकालते हैं R बराबर K तो CH3 COO C2H5 की घात 1 और H2O की घात 0। हमने आपको बताया था कि H2O जब रिएक्शन में लिया जाता है तो उसे कोटि के लिए नहीं गिना जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे घात 1 आएगी, यानी कि ये भी प्रथम कोटि की आपकी अपक्रिया है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसे अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे। उसके बाद प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग व्यंजक क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करेंगे बच्चों प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग व्यंजक। प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग व्यंजक। वेग व्यंजक, ठीक है। तो समाकलित वेग व्यंजक हम कैसे निकालते हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए? मान लिया, माना कि
एक प्रथम कोटि की अवक्रिया निम्न है। ठीक है, मान लिया हमने कि एक प्रथम कोटि की अपक्रिया क्या है, निम्न है। जैसे क्या है बच्चों, ये है, यानी आर एरो, ये रिएक्टेंट है बच्चों, यानी अवकारक है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पे प्रारंभ में इसकी सांद्रता अवकारक की, प्रारंभ में अवकारक की सांद्रता जितनी हम लेंगे उतनी ही होगी, उत्पाद की सांद्रता क्या होगी, शून्य होगी। भाई प्रारंभ में अगर मैं कोई चौक लूं और उस चौक से लिखना स्टार्ट ना करूं तो चौक की सांद्रता यानी मात्रा पूरी होगी, प्रारंभिक सांद्रण पूरा होगा, और जब मैं उससे लिखना स्टार्ट कर दूंगा तो कुछ समय बाद उसका सांद्रण कम हो जाएगा, उसकी सांद्रता घटती चली जाएगी। ऐसे ही जैसे हमने कोई एक लकड़ी ले ली 10 सेंटीमीटर लंबी, और अगर उसको हमने जलाना स्टार्ट नहीं किया तो लकड़ी की सांद्रता जितनी है उतनी रहेगी, और जब हम उसको जलाना स्टार्ट कर देंगे रासायनिक अपक्रिया होने लगेगी तो फिर उसकी सांद्रता मात्रा घटती जाएगी। ठीक है ना, तो इसी प्रकार जब हमने ये रिएक्शन ली है तो अवकारक की सांद्रता प्रारंभ में पूरी होगी और प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा, और जैसे ही रासायनिक अपक्रिया की शुरुआत होगी, रासायनिक अपक्रिया होने लगेगी, तो फिर अवकारक की मात्रा क्या होती है, घटने लगती है, और प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ने लगती है बच्चों। ठीक है, तो प्रारंभ में सांद्रण लिखेंगे इसका, अवकारक का प्रारंभ में, ठीक है ना, इसका सांद्रण है ए, और इसका क्या है बच्चों, 0। क्या है, 0। अब टी समय बाद, टी समय बाद इसकी कुछ ना कुछ मात्रा तो बनेगी, तो इसकी हमने मान लिया कि x मात्रा बन गई, प्रोडक्ट की कितनी बन गई, x मात्रा बन गई। तब रिएक्टेंट की मात्रा में से उतनी कमी हो जाएगी, तो a में से x घटा देंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा। अब बेटा यहां लगाएंगे हम वेग नियम, वेग नियम से, ठीक है, इसका निकालेंगे हम वेग, क्योंकि ये अपक्रिया प्रथम कोटि की है, तो इसलिए जो वेग निकालेंगे हम r बराबर k, और r की घात कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, 1। तो 1 का मतलब तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इतना ही रहेगा ये। अब इस r की सांद्रता कितनी आ गई है, a माइनस एक्स, इस रिएक्टेंट की सांद्रता कितनी हो गई लास्ट में, a माइनस एक्स। तो r बराबर हम लिख सकते हैं k और a माइनस एक्स, ये समीकरण हो गया आपका फर्स्ट। ठीक है, ये तो वेग निकल के आ गया। अब रासायनिक बलगतिकी के अनुसार वेग कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। रासायनिक बलगतिकी के अनुसार वेग r बराबर होता है dx अपॉन dt, यही होता है। इसको समीकरण मान लेंगे सेकंड बच्चों, क्या मान लेंगे, समीकरण सेकंड। अब समीकरण 1 और 2 से इस r की वैल्यू को हम बराबर रख देंगे। भाई ये वाली जो वैल्यू है इसको हम उठा के यहां रख देंगे r की जगह, ठीक है ना, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से कितना हो जाएगा ये, के a माइनस एक्स बराबर dx बटे dt। हमें क्या करना है, a माइनस एक्स को यहां ले आना है x वाले पदों में, और dt को यहां लेके जाना है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा, k इंटू डी टी बराबर dx अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है,
अब यहां हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसका समाकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समाकलन। ठीक है, और समाकलन करेंगे तभी ये dx और dt हटेगा। तो लिखेंगे यहां पे समाकलन करने पर, तो समाकलन जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, k और इंटीग्रेशन ऑफ dt और इजिकल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन a माइनस एक्स। देखो यहां dt है तो t के सापेक्ष हो रहा है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, k और t प्लस c। c क्या है? समाकलन कांस्टेंट है, और बराबर है फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 1/x का होता है बच्चों log x, log बेस ही x, और x की जगह कितना a माइनस एक्स, लेकिन ये x ना होकर के a माइनस एक्स है, इसलिए a माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस और आ जाएगा इसमें आगे, कितना आ जाएगा माइनस, यानी kt प्लस सी बराबर माइनस लॉग बेस ही a माइनस एक्स। इतना फाइनली इन दोनों का समाकलन आ जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण मान लेंगे 3। अब हमें क्या करना है, इस c का मान निकालना है बच्चों। किसका? c का। ठीक है, तो प्रारंभ में देखो x बराबर क्या था, 0 था, और t बराबर क्या था, 0, यानी t बराबर भी 0 था प्रारंभ में, और x बराबर भी क्या था, 0 था। जब समय प्रारंभ नहीं हुआ था तो x की मात्रा 0 थी, और समय भी नहीं था तो समय भी 0 था, तो t का मान भी 0 और x बराबर भी 0। तो x बराबर 0 और t बराबर 0 दोनों समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक है ना, तो समीकरण थर्ड से कितना हो जाएगा भाई, ये वैल्यू रखेंगे इसमें, तो k गुणा 0 प्लस c बराबर माइनस लॉग बेस e और a माइनस 0। ये हो जाएगा 0, यानी c बराबर माइनस लॉग बेस e a, इतना आ जाएगा। ठीक है, और c का मान रख देंगे हम समीकरण 3 में, तो यहां लिखेंगे c का मान समीकरण थर्ड में रखने पर तो c का मान यहां रख देंगे, यानी कि k t और c की जगह माइनस लॉग बेस e a बराबर कितना है, माइनस लॉग बेस e a और a माइनस एक्स। अब इस लॉग बेस ई ए को इधर लेके आएंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा, के टी बराबर माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का लॉग बेस ई ए, और ये माइनस है लॉग बेस ई ए माइनस एक्स। अब यहाँ पे एक सूत्र होता है बच्चों, लॉग बेस ई ए माइनस, यानी लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन। क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन। वैसे तो हमने चैप्टर 3 में ये फॉर्मूले लिख दिए थे, फिर भी जिन बच्चों को याद नहीं है उनके लिए एक बार दोबारा से हम लिख देंगे इस डेरिवेशन को फाइनल करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे करेंगे बेटा, के टी बराबर कितना हो जाएगा, ये लॉग एम अपॉन एन, यानी कि लॉग बेस ई ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, इतना हो जाएगा, और यहां से k बराबर निकालेंगे तो 1/t और लॉग बेस e और a बटे a माइनस एक्स। अब log e को log 10 में चेंज करेंगे, log e को log 10 में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पे लिखेंगे चूंकि log बेस e बराबर 2.303 और log बेस 10, ये देखिए log बेस e बराबर कितना होता है 2.303 log बेस 10। ठीक है, तो ये वाली log e का मान ये वाला यहां उठा के रख देंगे, तो k बराबर कितना आ जाएगा, ये 2.303 अपॉन t और log बेस 10 और a बटे a माइनस एक्स। ये आपका आ गया बच्चों प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए समाकलित वेग व्यंजक।
प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग व्यंजक आ गया। ठीक है ना। तो पहले आप इन्हें नोट करेंगे, उसके बाद इस सारे सिंबल्स के बारे में लिखते हैं। ठीक है ना। तो पहले आप इसे नोट करें, और यदि इसको समझने में, इस डेरिवेशन को समझने में किसी छात्र को प्रॉब्लम हो रही है तो बेटा एक बार दोबारा से फिर देखें, है ना, दोबारा से समझें, आराम से समझें, तो आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नोट करें। अभी हमने फॉर्मूला निकाला था बच्चों, k बराबर 2.303 अपॉन t log बेस 10 a अपॉन a माइनस x। ठीक है। अब यहां पे क्या है, देखिए, जहां k क्या है, वेग स्थिरांक है बच्चों। k क्या है, वेग स्थिरांक। t क्या है, समय। क्या है, t समय है। और a है प्रारंभिक मात्रा। क्या है, प्रारंभिक मात्रा। और x विघटित मात्रा है, विघटित मात्रा। और a माइनस x है बच्चों शेष मात्रा। क्या है, शेष मात्रा। ठीक है। देखिए, आपकी बुक्स में प्रारंभिक मात्रा को, जैसे अवकारक होता रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट को आर मानते, तो प्रारंभिक मात्रा को आर नॉट माना होगा, है ना। तो हम आर नॉट भी मान सकते हैं या फिर ए भी मान सकते हैं, दोनों तरीके से हम मान सकते हैं बच्चों। इस डेरिवेशन को हम एक दूसरी विधि से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमने आपको एकदम सरल तरीका बताया है। ठीक है। तो आप इस तरीके से भी मान सकते हो और ए भी मान सकते हो। ठीक। और यहाँ कुछ लॉग के सूत्रों का प्रयोग होगा बच्चों, क्वेश्चनों को सॉल्व करने में भी, और जो मैंने अभी डेरिवेशन बताया उसमें भी। तो यहाँ लॉग के मैं कुछ सूत्रों को लिख देता हूं। ठीक है ना। लॉग के सूत्रों का प्रयोग होगा, कुछ लॉग की वैल्यू है बच्चों, लॉग के मान हमें याद होने चाहिए, उनका भी प्रयोग होगा। ठीक है। तो यहां लिखेंगे, ये है log बेस 10 m अपॉन n बराबर होता है बच्चों log बेस 10 m माइनस log बेस 10 n। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा है आपका log बेस 10 m इंटू n। दो संख्याएं भी हो सकती, तीन भी हो सकती हैं, जितनी भी हो सबको प्लस लगा के लिख देते हैं, log बेस 10 m प्लस log बेस 10 n। ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला है आपका log बेस 10 m की घात n। तो ये n आगे आ जाता है, यानी कि n log बेस 10 m ये हो जाता है बच्चों। ठीक है। तो ये कुछ सूत्र हैं बच्चों जिनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है ना। क्योंकि हम प्रथम कोटि की अपक्रिया पर जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उनमें इन कुछ सूत्रों का उपयोग करना पड़ेगा हमें। ठीक है ना।
और कुछ लॉग की वैल्यू है बच्चों, वो लॉग की वैल्यू हम आपको ट्रिक से निकालना सिखाएंगे कि लॉग की वैल्यू को हम ट्रिक से कैसे निकालते हैं, और लॉग का मान आपको हम ट्रिक से याद करा देंगे, जिससे कि आपको प्रथम कोटि की अपक्रिया पर जो न्यूमेरिकल होते हैं वो बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो पहले आप इसे नोट करेंगे, उसके बाद हम आपको प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्धायुकाल क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। अब बात करते हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायुकाल। प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल को हम टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। किससे? टी हाफ से। ठीक है, तो अर्ध आयुकाल होता क्या है? जितने समय में किसी पदार्थ की आधी मात्रा शेष रह जाती है वह समय उसका अर्धायुकाल कहलाता है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जितने समय में किसी पदार्थ की आधी मात्रा अवकृत हो जाती है वही समय उसका अर्धायुकाल कहलाता है। ठीक है ना, तो इसको लिख सकते हैं, जितने समय में अभिकारक की आधी मात्रा अभिकृत, या तो हम अभिकृत बोल रहे हैं या फिर हम क्या बोल रहे हैं, शेष रह जाती है। तो दोनों वर्डों में से कोई सा वर्ड यूज कर सकते हैं बच्चों। आधी मात्रा अभिकृत हो जाती है उसका अर्ध आयुकाल कहलाता है। अर्ध आयुकाल कहलाता है। ठीक है, और इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हमें प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायुकाल निकालना है बच्चों। तो जैसे प्रथम कोटि की अपक्रिया में जो प्रारंभिक मात्रा है आपकी, प्रारंभिक मात्रा, ये ए बराबर, तो इसको तो ए ही मानेंगे। ठीक है, और विघटित मात्रा x बराबर कितनी हो जाएगी बच्चों? a/2, क्योंकि आधी मात्रा तो विघटित हो जाएगी, विघटित जितनी मात्रा घट जाएगी तो वो a/2 यानी आधी मात्रा घट जाएगी। अब शेष मात्रा कितनी, ये है विघटित मात्रा, तो शेष मात्रा कितनी बचेगी? शेष मात्रा a माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा? a और माइनस एक्स का मान कितना? a/2, तो कितना निकल के आएगा? a में से a/2 जाएगा तो a/2 बचेगा। ठीक है, और समय t बराबर, t के स्थान पर कितना हो जाएगा भाई? इसे t हाफ से प्रदर्शित करते हैं तो t बराबर कितना हो जाएगा? t हाफ, कितना? t हाफ। तब हम लगाएंगे प्रथम कोटि अपक्रिया समीकरण से। तब प्रथम कोटि अपक्रिया समीकरण
समीकरण से कितना है, k बराबर 2.303 बटे टी लॉग बेस 10 a बटे a माइनस एक्स, यही था। यहां पे हम लगा देंगे 2.303 और t की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, t हाफ यानी कि अर्धायुकाल लॉग बेस 10, a के स्थान पे क्या आएगा a, और a माइनस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा a बाई टू। तो a से तो a कट जाएगा ये और 2 जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा ये 2.303 और t हाफ लॉग बेस 10 और 2, और लॉग 2 का मान होता है बच्चों k बराबर 2.303 और इनटू लॉग 2 का मान होता है 0.3010 सबके बटे t हाफ, ठीक है। और इन दोनों का यदि हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये k बराबर 0.693 बटे टी हाफ है, 0.693 बटे टी हाफ। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये है बच्चों प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायुकाल, ठीक है। तो आप इसे नोट करें जल्दी से अपनी नोटबुक पर। अब बात करेंगे बच्चों के हम लॉग की वैल्यू को याद कैसे रख सकते हैं। वैसे तो हम आपको बुक से भी टेबल द्वारा बता सकते हैं कि टेबल से हम लॉग का मान कैसे देखते हैं, ठीक है। और हम आपको एक ट्रिक भी बता रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेगी लॉग का मान याद रखने में। आपको बुक्स की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और जिन मानों की हमें बोर्ड एग्जाम्स में जरूरत पड़ती है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, वो सारे मान हमें याद हो जाएंगे ट्रिक के द्वारा, ठीक है। देखिए जैसे बच्चों हमें लॉग बेस 10 1, तो लॉग 1 का मान तो 0 होता है, ठीक है, ये तो सबको याद होता है। और लॉग बेस 10 2, लॉग 2 का मान होता है बच्चों 0.3010, ये लॉग 2 का मान होता है। अब लॉग 3 का मान लॉग बेस 10 3, तो लॉग 3 का मान हम कैसे याद रखेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे 3, कितना लिखेंगे बच्चों 3, 3 है तो 3 लिखेंगे और इनटू का साइन लगाएंगे, उसके बाद यहाँ 16 लिखेंगे, कितना 16, तो 16 तिया 48, कितना 48, और उसके बाद इधर से 0 दशमलव और लगा देंगे बच्चों, कितना 0.48, तो लॉग 3 का मान कितना आया 0.48, और 16 से उल्टी गिनती स्टार्ट कर देंगे बच्चों, यही ट्रिक है यहाँ से, ठीक है। 16 तिया 48 0.48। अब ऐसे ही अगर log 4 का मान हमें निकालना है, ठीक है, तो वैसे तो log 4 का मान हम log 2 के द्वारा भी निकाल सकते हैं, लेकिन ट्रिक लगाओगे तो क्या करोगे 4 लिख लोगे यहाँ पर, 16 के बाद कितने आते हैं 15, 16 से पहले सॉरी, ठीक है, 16 से पहले कितने आते हैं 15, क्योंकि उल्टी गिनती पढ़नी है ना हमें, तो 15 चौका 60 यानी कि 0.60, ये log 4 का मान हो गया आपका, ठीक है। और वैसे भी इसको दोगुना करोगे तो 3 दूनी 6 60 आ ही जाएगा। अब ऐसे ही log 5 का मान निकालना है, तो 5 गुणा 15 से पहले कितना आता है 14, ठीक है, तो 14 पंजे 70, तो 0.70, ये log 5 का मान हो गया आपका, ठीक है। इसी प्रकार log बेस 10 6, अब 6 का लगाना है तो 6 इंटू 13, 13 6 78, 0.78,
अब ऐसे ही 7 का लगाना है, log बेस 10 7, तो 7 गुणा 12, 12 सत्ते 84, 0.84, ये log 7 का मान हो गया। अब बात करते हैं बच्चों log 8 का कैसे निकालेंगे। तो log यहीं तक ये ट्रिक काम करती है बच्चों, log 8, ये वाली ट्रिक उल्टी गिनती वाली यहीं तक काम करती है, ठीक है, इससे आगे नहीं जाना है आपको। तो इसके बाद log 8 का हम कैसे निकालेंगे, अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, 8 को हम तोड़ सकते हैं, log बेस 10 और 2 की घात 3, 8 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 की घात 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये log m की घात n से ये आगे आ जाएगा 3, तो इसको हम कितना लिख लेंगे, 3 log बेस 10 और 2। अब log 2 का मान लगा देंगे बच्चों, तो 3 इंटू log 2 का मान होता है 0.3010। अब इसका इसमें गुणा कर दो, ये 0, ये 3, फिर 0, फिर 9 और 0.9030, ये आ गया आपका log 2 का मान। किसका मान आ गया बच्चों, log 8 का मान, ठीक है ना। ये log 2 का मान ये था, अब इसमें 3 से गुणा कर दिया, तो ये किसका आ गया, log 8 का मान आ गया। अब हमें निकालना है बच्चों log बेस 10 9, तो 9 को हम कितना लिख सकते हैं, log बेस 10 3 की घात 2, 3 की घात 2। अभी log m की घात n से ये 2 आगे आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, log बेस 10 और 3, log बेस 10 और 3। अब 2 गुणा log 3 का मान कितना है, 0.48, तो कितना हो जाएगा, ये 0.96, कितना हो जाएगा, 0.96, यानी log 9 का मान कितना आएगा, 0.96। और इसके बाद log बेस 10 और 10, इसका मान होता है बच्चों 1, कितना होता है 1, log 10 का मान कितना होता है 1, ठीक है। तो आपको log 1 से log 10 तक इन्हीं मानों की आवश्यकता पड़ती है सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो आप इस ट्रिक के द्वारा log 1 से log 10 तक के मान याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इसे नोट करें अपनी नोटबुक पर, उसके बाद न्यूमेरिकल को कराते हैं। हाँ तो बच्चों अब एक क्वेश्चन कराते हैं आपको, ठीक है ना। जैसे प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मान 5.5 गुणा 10 की घात -14 सेकंड इनवर्स पाया गया, इस अपक्रिया के अर्ध आयु की गणना कीजिए। क्या पूछ रहा है, अर्ध आयु पूछ रहा है बच्चों, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। पहले तो दिया है, क्या दिया है, दिया है वेग स्थिरांक k का मान कितना है, 5.5 गुणा 10 की घात -14 सेकंड इनवर्स, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है अर्धायुकाल, यानी कि टी हाफ बराबर क्या। तो अभी हमने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था कि टी हाफ बराबर क्या होता है, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायुकाल क्या होता है, टी हाफ बराबर 0.693 बटे के, ठीक है ना। अब इस सूत्र में हम वैल्यू रख देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। तो के का मान कितना है, ये वाला लगाएंगे, टी हाफ बराबर 0.693 बटे के का मान कितना है 5.5 गुणा 10 की घात -14। देखो एक अंक से एक अंक दशमलव इधर आ जाएगा, भाई एक अंक तो यहाँ भी है, तो एक अंक से एक अंक इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, टी हाफ बराबर 6.93 बटे 55 हो जाएगा ये। और देखो ये 10 की घात -14, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात 14, ठीक है। अभी 55 का भाग 6 में नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि 10 की घात जो 14 है इसमें से 10 का एक गुणा कर देंगे इसमें, यानी हम इसको लिख सकते हैं टी हाफ
बराबर 6.93 गुणा 10 गुणा 10 की घात 13 लिख सकते हैं ना इतना। भाई 10 की घात 14 को 10 गुणा 10 की घात 13 लिख सकते हैं बटे 55। अब 10 का गुणा हम कर देंगे इसमें बच्चों, तो ये दशमलव यहां आ जाएगा। तो टी हाफ बराबर 69.3 गुणा 10 की घात 13 बटे 55। अब 55 से कट ही जाएगा बच्चों, 55 एकन 55 और फिर जो बचेगा तो 1.26 गुणा 10 की घात 13 ये आ जाएगा सेकंड। क्या आएगा? 1.26 गुणा 10 की घात 13 सेकंड, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसे अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं बच्चों अर्धआयुकाल पे। ये भी बोल सकता है कि किसी पदार्थ की सांद्रता 40 सेकंड में आधी रह जाती है। क्या रह जाती है? आधी रह जाती है। तो उसके अर्धआयुकाल की गणना, उसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तब आपको वेग स्थिरांक निकालना पड़ेगा। तो जितने समय में किसी पदार्थ की आधी मात्रा रह जाए तो वो समय उसका क्या होता है? अर्धआयुकाल होता है। तो जब टी हाफ का मान दिया होगा तो आप के निकाल सकते हैं। ठीक है ना? क्या निकाल सकते हैं? के निकाल सकते हैं। तो इसे आप नोट करें। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अवक्रिया में 40 सेकंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। हमने आपको बताया था कि यदि किसी पदार्थ की सांद्रता जितने समय में आधी रह जाती है वही समय उसका अर्धआयुकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्धआयुकाल। तो 40 सेकंड किसका मान हो गया बच्चों? टी हाफ का। ठीक है, आधी रह जाती है। इस अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। यहां पर आपको के निकालना है, वेग स्थिरांक निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि क्या दिया है? दिया है, क्या दिया है? 40 सेकंड, यानी टी हाफ बराबर 40 सेकंड। और आपको फाइंड करना है वेग स्थिरांक के बराबर क्या? तो के बराबर फॉर्मूला हमने क्या बताया था? 0.693 बटे टी हाफ, है ना? के बराबर 0.693 बटे टी हाफ। टी हाफ का मान लगा दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये? के बराबर 0.693 बटे टी हाफ का मान है 40। ठीक है, अब इसको हम डिवाइडेशन करेंगे। तो पहले ऐसा करो, ये दशमलव 2 अंक इधर ले आओ, 1 2, और 2 अंक इधर हटाएंगे तो 10 की घात माइनस में जाएगी बच्चों। यानी के बराबर इसको लिख सकते हैं 69.3 गुणा 10 की घात माइनस का 2 बटे 40। अब 40 का इसमें जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 40 एकम 40 दशमलव और 293 हो जाएंगे 200, और उसके बाद जाएगा ये 28 7 3 2 गुणा 10 की घात माइनस का 2। यही आपका होगा आंसर। प्रथम कोटि की अपक्रिया है इसलिए के का मान होगा बच्चों सेकंड इनवर्स। क्या होगा? सेकंड इनवर्स। यही आपका आंसर होगा। तो आप इसी प्रकार से वेग स्थिरांक या फिर अर्धआयुकाल दोनों में से किसी की भी गणना कर सकते हैं बच्चों। और इसके बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं और क्वेश्चंस हैं। उन सारे प्रश्नों को हम किसी एक लेक्चर में कवर कराएंगे। पहले थ्योरी को खत्म कर लें, फाइनल कर दें पूरी थ्योरी इस चैप्टर की, उसके बाद एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कराएंगे बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।